दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर साइकोलॉजी ऑफ लर्नर लर्निंग एंड टीचिंग, जो कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड पेपर है और काफ़ी महत्वपूर्ण पेपर है। यहाँ से दोस्तों आपको बहुत सारी थ्योरीज आएंगी, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। तो इस काम को थोड़ा सा आसान करने के लिए, जैसा कि मैं लगातार करता रहता हूँ, आप लोगों के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपने ऑलरेडी तैयार कर भी लिया होगा, बस इनको मिला लीजिए, मैच कर लीजिए कि ये क्वेश्चंस आपने किए हैं कि नहीं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊं कि जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ या जो आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, वो सारे क्वेश्चंस मेरे चैनल के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में है। मैं उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ प्लेलिस्ट का। आप उसको यूज़ करिए, स्क्रॉल करिए और देखिएगा कि आपको वो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, चाहे वो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव हो, जिसे हम अनुदेशात्मक मतलब व्यवहारात्मक उद्देश्य बोलते हैं, पियाजे हो, कोलर हो, गार्डनर हो, जो भी मतलब आपको इस विषय में आपको टॉपिक्स मिलते हैं, वो सारे क्वेश्चन के आंसर हैं तो वो आपको मिलेंगे। साथ ही साथ अभी मैं इस वीडियो के बाद में कोशिश करूंगा कि और भी जितने क्वेश्चन अगर कुछ रह गए हैं, कुछ नए क्वेश्चन हैं, उनके भी आंसर मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम पे भी अगर आप ज्वाइंट हैं तो आपको पहले से काफ़ी कुछ मिलता रहा होगा, काफ़ी कंटेंट मैंने शेयर किया है। और अगर अभी तक भी आप नहीं जुड़े हैं तो अभी एग्ज़ाम में जो मेरे से हेल्प होएगी वो तो मैं कर ही रहा हूँ। नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए आप इस बात को सुनिश्चित करें कि आप सारी क्लासेस मेरी ज्वाइन करें, सारे कंटेंट आपको मिलते रहें और आप मेरे साथ जुड़ें, ताकि आपके एग्ज़ाम में मैं जो मदद करता हूँ उसका आपको लाभ मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, ताकि टाइम टू टाइम जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें, जहां की मैं रेगुलरली कंटेंट शेयर करता रहता हूं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। इन क्वेश्चंस को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, चाहे वो आपका किशोरावस्था को तनाव और संघर्ष का समय क्यों कहते हैं, चाहे आपका पियाजे की थ्योरी हो, स्किनर हो, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हो, हर एक चीज़ को मैंने अपने चैनल में कवर किया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। प्लीज़ उसको देखिएगा। अभी यहाँ पे इंश्योर कर लीजिएगा कि आप जो है उसमें अंदर एक बार को चेक कर लें हर एक क्वेश्चन वो आपका अटेम्प्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्क्रॉल करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया सेक्शन ए से। अब ये सारे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। क्या वो डिफाइंड टीचिंग, टीचिंग क्या है? टीचिंग क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ की एक ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति, एक टीचर, एक गाइड या एक आपसे सीनियर व्यक्ति जिसको अनुभव है या जिस विषय को आप सीख रहे हैं उसको अनुभव है, वो आपको उन सारी चीज़ों के बारे में परिचय देता है, उन सारी चीज़ों को आपको सिखाता है, क्लासरूम में पढ़ाकर, ट्रेनिंग देकर, किताबों के माध्यम से, सिलेबस के माध्यम से। तो इस तरह से वो आपको शेयर कर देता है। तो इस बात को आपको सुनिश्चित करना है, मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों, इसी से संबंधित आपके क्वेश्चन दिख रहे हैं कि एक्सप्लेन द लेवल्स ऑफ टीचिंग। ये भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं आपको दे दूंगा, अगर नहीं किया होगा मैंने आंसर तो मैं आपको आंसर कर भी दूंगा, शाम तक मिल जाएगा। इसी तरह से मीनिंग ऑफ टीचिंग, सेम बात है। डिफाइंड टीचिंग, मीनिंग ऑफ टीचिंग एक ही बात है। आप एक ही उसके डेफिनेशन रखिएगा यहाँ पर। संवेगात्मक बुद्धि क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? मतलब सिंपली हम बोल सकते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि समय के अनुसार अगर किसी व्यक्ति का उसके खुद के इमोशंस या संवेग के ऊपर कंट्रोल है, वो ना तो अति ज़्यादा उत्साहित होता है ना अति क्रोधित होता है, उसका संवेगों के ऊपर नियंत्रण है, जिससे कि उसका जीवन जो है कभी भी प्रभावित नहीं होता सिर्फ इमोशंस के कारण, या इमोशंस में ज़्यादा एक्साइटेड होके या ज़्यादा डिप्रेस होके। तो इस तरह का इंटेलिजेंस या इस तरह का कंट्रोल जिस व्यक्ति को अपने इमोशंस के ऊपर होता है, हम कहते हैं कि दैट पर्सन हैज़ इमोशनल इंटेलिजेंस या दैट पर्सन हैज़ संवेगात्मक बुद्धि। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन थिंकिंग एंड इमेजिनेशन। अब आपसे पूछ रहा है कि चिंतन और कल्पना में क्या अंतर है। देखिए, कल्पना और चिंतन में बस एक प्रमुख अंतर है इस तरह से कि कल्पना को कुछ आप इस तरह समझ सकते हैं कि ये एक स्वप्न देखने जैसा है, ड्रीमिंग जैसा है, और चिंतन में आपका स्वप्न भी शामिल है, ड्रीमिंग भी शामिल है, आपका इमेजिनेशन भी शामिल है, प्लस आपकी स्किल्स भी शामिल है। जैसे कि एक इंजीनियर है, वो किसी स्ट्रक्चर के बारे में स्वप्न देखता है, इमेजिन करता है, लेकिन उसके बाद उस पर जो है क्रिटिकल थिंकिंग करता है, चिंतन करके उसको वो उस मॉडल को लाइव मतलब आपके सामने मूर्त रूप में उसको प्रस्तुत भी करता है। जैसे कि किसी ने ताजमहल जैसे बनाया है या किसी ने आपके लाल किले का निर्माण किया, जिन्होंने भी किया, तो उन्होंने पहले उसके बारे में चिंतन किया होगा,
उस सॉरी माफ़ करिएगा, उसके बारे में कल्पना की होगी, ड्रीमिंग की होगी, इमेजिनेशन किया हो, और उस इमेजिनेशन को अपनी नॉलेज, अपनी स्किल और जो भी उस समय की उपलब्ध जानकारी होगी, चाहे वो एक्सपर्ट्स की जानकारी हो या किसी की भी हो, उससे लेकर उसको रियलिटी में, वास्तविकता में उसको बदला। तो चिंतन और कल्पना में यही अंतर है कि कल्पना में हम कहीं भी कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन चिंतन का उद्देश्य क्या होता है कि उस चीज़ को वास्तविकता में परिवर्तित करने की वो ताकत होती है। तो जो कल्पना में देखते हैं उस चीज़ को वास्तविकता में बदलने के लिए जब हम अपने नॉलेज, अपने ज्ञान, अपने विज्ञान, अपने लोगों की सहायता से उस चीज़ को परिवर्तित करते हैं, उस पूरी प्रक्रिया को हम चिंतन कहते हैं। चिंतन का मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से किसी समस्या के समाधान या किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपनी योग्यताओं का उपयोग करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्पना का क्या अर्थ है अभी बता दिया। डिटेल में देखिए मैंने सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं चैनल पे, तो आप प्लीज़ चेक करिएगा। कल्पना भी मैंने आपको बताया, कुछ भी सोच लेना किसी चीज़ के बारे में, कल्पना करने से हमें अच्छी अनुभूति होती है, गुड फीलिंग्स आती हैं कल्पना करने। जैसे कि भाई भूख लगी है तो आप सोचते हैं यार बढ़िया बढ़िया मिठाई खा लूँ, कुछ बढ़िया डिश खा लूँ, कोई पिज़्ज़ा मंगा लूँ। तो कल्पना हमें एक अनुभूति देती है। कल्पना कई बार हमें डिप्रेशन से निकालने का काम करती है। कल्पना कई बार हमें वो ताकत, वो ऊर्जा देती है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। तो कल्पना का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। डिटेल में वीडियो है, आप प्लीज चेक करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि शिक्षक सह अधिगमकर्ता भी है, इसकी व्याख्या। ये मैंने क्वेश्चन कराया है, आप इसको भी आराम से कर सकते हैं। शिक्षक सह अधिगमकर्ता ऐसे होता है कि शिक्षक भी आपके साथ साथ सीखता है। जब वो कोई नई चीज़ आपको पढ़ाता है उस चीज़ को वो खुद भी सीख कर आता है। उन चीज़ों को किस अलग अलग तरीके से आपको बताया जा सकता है, उन टीचिंग मेथड्स, उन शिक्षण सामग्री का ज्ञान उसको होता है, तो कहीं ना कहीं वो सीखता है। आपकी तरह भी वो नए नए चीज़ों से परिचित होता है। दूसरा, आप नए नए स्टूडेंट की सीखने की, समझने की क्षमता से भी परिचित होता है। उसको ऐसी परिस्थिति में जब बहुत अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट, उनकी आवश्यकताएं अलग हो, उनके सीखने की क्षमता अलग हो, ऐसी स्थिति में किस तरह से उसको अपने आप को, अपने शिक्षण की प्रक्रिया को बदलना है, कैसे खुद को नियंत्रित रखना है, कैसे ना ज़्यादा गुस्सा करना है, ना ज़्यादा क्रोध करना है, ना ज़्यादा उत्साहित होना है, तो ये सारी चीज़ें भी वो सीखता है। इसीलिए उसको कहते हैं कि शिक्षक भी वर्तमान समय में एक सह अधिगम करता होता है, को लर्नर होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। वृद्धि व विकास में अंतर देखिए, आप इसको आराम से लाइन खींचिए बीच में, एक साइड वृद्धि एक साइड विकास की। वृद्धि क्या है आपकी और विकास क्या? वृद्धि शारीरिक चीज़ों से जुड़ी हुई है, जैसे शरीर में लंबाई, ऊंचाई, भार, वजन का बढ़ना, जो एक समय के बाद में रुक जाती है, इसको देख सकते हैं फिजिकली। विकास क्या है आपका? वृद्धि को लेकर ही आपकी होती है। तो विकास सिर्फ शारीरिक बदलाव या ऊंचाई, भार में नहीं, बल्कि इसका आयाम बहुत बड़ा है। इसी के अंतर्गत वृद्धि यानी कि ग्रोथ भी आता है। तो डेवलपमेंट जैसे कि पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, आप अपने जीवन में फाइनेंशियली, सोशली कैसे ग्रो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। तो डिटेल में डिस्कशन करना है, देखना है तो आप वीडियोस को देखिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं कि प्रमोट करना चाह रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आंसर की हुई हैं। संज्ञान किसे कहते हैं? सीधे शब्द में बोले, दो शब्द में, संज्ञान का मतलब जो चीज़ है उपलब्ध, जो चीज़ वास्तविकता में है, उसका आपको ज्ञान होना है। जैसे कि मान लीजिए कहीं आप एक छात्र हैं, आपको प्रकाश संश्लेषण तो पहले से हो रहा है, लेकिन अब आपके टीचर ने जब उस बात को बताया तो आपको उसका क्या हुआ? संज्ञान हुआ। कहीं मारपीट हो गई, उसका पता पुलिस अधीक्षक को नहीं था, लेकिन जब लोगों ने उस पर शिकायत की तो पुलिस अधीक्षक को उसका क्या हुआ? संज्ञान हो गया। सो ये आप समझिएगा कुछ इस तरह से। शिक्षा के क्षेत्र में कॉग्निशन का मतलब होता है कुछ नया नया सीखना, लर्निंग करना। सीधे शब्द में बोले तो लर्निंग करना कॉग्निशन कहलाता है। व्यवहार परक उद्देश्य क्या है? देखिए, व्हाट इज एंटरिंग बिहेवियर। सो एंटरिंग बिहेवियर, एंट्री बिहेवियर जो होता है कि जब एक क्लासरूम में टीचर किसी क्लास को पढ़ाना शुरू करता है तो उस क्लास में पढ़ने वाले छात्र पिछली क्लास से कुछ ना कुछ चीज़ें नई नई सीख कर आते हैं। उनको पहले से कुछ ना कुछ पता होता है, कुछ ना कुछ उनकी अवधारणाएं होती, हो सकता है वो गलत हो, सही हो, या बिल्कुल कोई अवधारणा भी ना हो। तो कुछ न कुछ लेकर जब बच्चा एक नए विषय को पढ़ने का प्रारंभ करता है, एक नए क्लास में आरंभ करता है, वो नए क्लास में प्रवेश करता है, तो ये जो प्रक्रिया होती है ना, ये जो स्थिति होती है, इसे बोलते हैं एंटरिंग बिहेवियर। क्योंकि वो एक व्यवहार, एक सीखे हुए व्यवहार के साथ आता है। उदाहरण के लिए, जब आप क्लास 3 तक थे, आपने बहुत सारा कुछ क्लास 3 तक सीखा होगा, आपके व्यवहार में वैसे ही परिवर्तन रहे होंगे। जब आप क्लास 4th में जाएंगे तो आप कुछ सीखे हुए व्यवहार के, कुछ
जानकारी के साथ, कुछ नए अनुभवों के साथ में जो है क्लास फोर्थ में एंट्री करते हैं। तो वो जो अनुभव, वो जो ज्ञान, चाहे वो गलत हो या सही हो, बहुत सारी गलत चीज़ें भी सीख कर आते हैं हम लोग, तो उन सारे व्यवहार, जानकारी, संज्ञान के साथ जब हम किसी नए विषय को सीखना शुरू करते हैं, नए क्लास में आते हैं, तो इस व्यवहार को, इस एंट्रिंग के तरीके को जो हम लोग बोलते हैं एंट्री बिहेवियर। सिमिलर है टर्मिनल बिहेवियर। अब जब आप क्लास 4 में एंटर कर चुके, इसका एग्ज़ाम हो जाएगा और 5 में जाने वाले होंगे क्लास 5 में, तो क्या होगा, आपने क्लास 4 में बहुत कुछ सीख लिया होगा। तो क्लास 4 सीखने के बाद जब आप क्लास 5 में जाते हैं, तो क्लास 4 को जस्ट छोड़ने के समय में जो आपके व्यवहार में परिवर्तन आया रहता है, जो आपने कुछ सीखी होती है, जो आपने ज्ञान ग्रहण किया होता है, ये सारी चीज़ें जो है आपकी टर्मिनल बिहेवियर यानी कि अंतिम व्यवहार। तो मतलब ये होता है कि कुछ नया सीखने के शुरू में जो व्यवहार हमारा होता है उसे हम लोग बोलते हैं एंट्री बिहेवियर, और उसी चीज़ को जब सीख लेने के बाद में हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन, जो ज्ञान में बदलाव या जो चीज़ों में हमारा बदलाव होता है उसे बोलते हैं टर्मिनल बिहेवियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से राइट डाउन 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। देखिए, अनुदेशात्मक उद्देश्यों की 4 विशेषताएं लिखनी है, तो ये मैंने किया है। थोड़ा धीरे धीरे नहीं बता सकता मैं आपको, तो थोड़ा भगा रहा हूँ, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन है आपके, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। चर को क्या कहते हैं? देखिए, अगर आप मैथमेटिकल टर्म में बात करेंगे, स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे, तो चर का मतलब होता है ऐसी कोई भी राशि जो कि अपना मान समय के साथ या समय समय पर बदलती रहती है। लेकिन अगर शिक्षण के टर्म में बात करेंगे हम लोग, तो शिक्षण के क्षेत्र में, शिक्षण की परिभाषा में चर वो चीज़ें होती हैं या वो कारक होते हैं जो शिक्षण की प्रक्रिया में अपना स्वरूप बदलते रहते हैं, जिन पे कि शिक्षण की प्रक्रिया निर्धारित होती है या निर्भर करती है। जैसे कि शिक्षक, छात्र। अब देखिए, शिक्षक यहाँ पे क्या है, एक चर राशि नहीं है, लेकिन शिक्षण की प्रक्रिया, शिक्षण का माध्यम और शिक्षा जो ग्रहण की जा रही है, यानी कि छात्र द्वारा जो शिक्षा ग्रहण किया, जो शिक्षण की जा रही है, ये सारी क्या है आपकी चर राशि है। तो जो चीज़ बदलती है, अब देखिए, आज मान लीजिए ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, कल आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएंगे, कल यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, कल जूम पे पढ़ा रहे हैं, तो शिक्षण विधि तो बदल रही है। तो शिक्षण विधि क्या होती है? चर राशि। लेकिन शिक्षक आपका वही रहता है, तो वो क्या हुआ? अचर राशि। छात्र आपका क्या है? वो भी अचर राशि यानी कि स्टैटिक है। लेकिन शिक्षक के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है और जो स्टूडेंट द्वारा सीखा जा रहा है वो क्या है? अचर राशि। तो लर्निंग क्या है आपकी? लर्निंग प्रोसेस क्या है आपकी? वेरिएबल है, चर राशि है, और शिक्षक और छात्र आपके अचर राशि है। तो ये मैंने सारा कुछ डिटेल में बताया बहुत ही मेहनत से, तो आप प्लीज़ उसको देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हु प्रोपाउंडेड ट्रायल एरर थ्योरी, इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। और थ्योरी ऑफ लर्निंग, देखिए सारा कुछ बताया हुआ है। हु प्रोपाउंडेड क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ये भी आप कर सकते हैं। हु प्रोपाउंडेड कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया के प्रतिपादक कौन, ये सारे क्वेश्चन मैं अभी बता नहीं रहा हूँ आपको, फटाफट आप कर लीजिएगा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से आप क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब होता है कि वो गुण जिनके कारण दो व्यक्ति आपस में भिन्न दिखते हैं, चाहे उसमें आपका शारीरिक बनावट हो, रूप रंग हो, वजन, भार, लंबाई, चौड़ाई हो, इनके कारण, या आपका व्यवहार से संबंधित आपके गुण हो, चाहे वो आपका संवेगात्मक हो, बौद्धिक हो, विचारात्मक हो, प्रक्रियात्मक हो। सो ऐसी जो भी क्षमताएं या गुण जिनके कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, या जिनके कारण वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग दिखता है, उन्हें हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल क्वालिटीज़। और इन क्वालिटीज़ की वजह से जो दो व्यक्तियों के में अंतर दिखता है उसे कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस या व्यक्तिगत विभिन्नताएं। आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ दोस्तों, माफ़ करिएगा, सारे क्वेश्चंस को एकदम डिटेल में बात नहीं कर सकते। डिफाइन पर्सनालिटी, व्यक्तित्व को परिभाषित करें। व्यक्तित्व का मतलब होता है वो विशेष गुण, वो आपके अंदर कौशल, आपका व्यवहार करने का तरीका, आपके दिखने का तरीका, आपके जीवन जीने की शैली, वो सारी चीज़ें जो एक व्यक्ति को समाज के सामने रखने में, समाज के सामने उसकी पहचान बनाने में मदद करती है, उसे पर्सनालिटी कहते हैं। अब देखिए, हम बोलते हैं ना कि यार इसकी पर्सनालिटी हीरो की तरह है, या इसकी पर्सनालिटी बॉडी बिल्डर की तरह है। तो क्यों कहते हैं बॉडी बिल्डर की तरह, क्यों कहते हैं हीरो की तरह? अब आप समझ गए होंगे, आपके अंदर कोई ना कोई विशेष गुण है जो आपकी पर्सनालिटी को बताता है। मतलब आपके किसी एक विशेष गुण के कारण आपकी जो एक अलग पहचान बनती है, वो गुण आपकी पर्सनालिटी का मुख्य हिस्सा होता है। और उसी गुण के कारण जब आप जाने जाते हैं
तो वो सारे गुण सामूहिक रूप से आपकी पर्सनालिटी बनती है। सो ऐसा कुछ भी जो आपकी अलग पहचान बनाने में मदद करता हो, आपको अलग तरीके से जीवन जीने में मदद करता हो, समाज का एक हिस्सा बनने में आपको मदद करता हो, वो पर्सनालिटी का हिस्सा है। और ये सारे गुणों का जो समावेश होता है इसे ही हम लोग कहते हैं पर्सनालिटी। अधिगम क्या है, लर्निंग क्या आपको पता है। जब भी कोई नया चीज़ सीखते हैं जिससे हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, हमारे व्यवहार में बढ़ोतरी होती है, हमारा व्यवहार बदलता है, तो इसे हम लोग अधिगम कहते हैं। उदाहरण के लिए जब हम रोड पे चल रहे होते हैं, शुरू में हमें पता नहीं होता है कि कौन सी साइड से चलना है कौन से नहीं। जब हम लोग पढ़ते हैं ट्रैफिक के नियम तो हमको पता चलता है कि हमें दाहिने साइड से नहीं चलना है, बाएं साइड को अवॉइड करना है, या रेड लाइट पे आपको रुकना है, ग्रीन लाइट पे चलना है। तो ये व्यवहार में परिवर्तन हुआ कब, जब आपने ट्रैफिक रूल को सीखा। तो गाड़ी चलाना जब आपको नहीं आता है, आप गाड़ी नहीं चला पाते हैं, लेकिन आप जब सीखते हैं, स्किल होता है, तो आप सीख पाते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं, लर्निंग होती है। तो जब एक स्कूल में, एक ट्रेनिंग सेंटर में किसी गुरु से, किसी ट्रेनर से, किसी गाइड से जब आप कुछ नया स्किल, नया ज्ञान, नया कुछ सीखते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अधिगम। डिटेल में बताया है, बार बार बोल रहा हूँ, चैनल पे है सारा वीडियो, आप जरूर देखिए। लर्निंग स्टाइल क्या है, सीधी बात है, आपका सीखने का तरीका अलग होगा, मेरा सीखने का तरीका अलग है। हो सकता है आप वीडियोस देख के अच्छे से सीखते हैं, मैं किताबें पढ़ के अच्छे से सीखता हूँ। कुछ लोग होते हैं किताबें वीडियो दोनों देख के सीखते हैं। कुछ लोग सिर्फ एग्जाम से पहले क्वेश्चन रट के सीख लेते हैं। या तब हर आदमी का अपना अलग अलग तरीका है चीज़ों को सीखने का। कुछ लोग प्रैक्टिकल करके सीख पाते हैं, कुछ लोग फील्ड ट्रिप्स पे जाके सीख पाते हैं, कुछ लोग बार बार लिख कर, किसी को बताकर, एक्सप्लेन करके चीज़ों को सीख पाते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से लोगों की सीखने की अलग अलग शैली होती है ना, इसे ही हम लोग बोलते हैं लर्निंग स्टाइल। मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का मतलब कि जब हम कोई एक गुण सीख लेते हैं, उसका प्रयोग अगर हम किसी और गुण को सीखने में कर पाते हैं, तो इसे बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। एक उदाहरण देता हूँ, समझ जाएंगे। जैसे कि आप अगर कार चलाना जानते हैं तो आपको थोड़ी ही मेहनत लगेगी आपको ट्रक चलाने में या दूसरी कोई 4 पहिया वाहन चलाने में। तो ये क्या हुआ, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। कार चलाने का जो आपका ज्ञान था, नॉलेज था, लर्निंग थी, उसको आपने ट्रांसफ़र किया किस पे, बाइक चलाने में या ट्रक चलाने में या वैसे ही कोई बड़े या छोटे 2 पहिया वाहन में। जिस तरह से आप बॉल को फेंकना सीख लेते हो, उसी तरह से पत्थर को भी फेंकना सीख लेते हो। जिस तरह से आप एक डंडे को फेंकना सीख लेते हो, उसी तरह जैवलिन को फेंकना सीख लेते हो। जिस तरह से आप एक अपनी भाषा को सीख पाते हो, उसी तरह से धीरे धीरे से करके आप किसी दूसरी भाषा को भी भली भांति सीख पाते हो। तो ये क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। लेकिन अगर आप, हाँ इसको मैं 3 टाइप के हैं तो वो भी बता दे रहा हूँ आपको। इसमें 3 टाइप है, आप देखिएगा उसमें। एक जो है आपका, उसको हम लोग बोलते हैं कि मैं आपको बता दूँ। एक होता है आपका जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। मतलब कि अगर एक कोई स्किल आपने सीखा है और अगर आप उस स्किल के आधार पर कोई दूसरा स्किल नहीं सीख पाते, तो होता है जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। मतलब अगर आपको कार चलाना आता है, जिसका मतलब ये नहीं कि आप एरोप्लेन भी उड़ा सकते हैं। तो कार चलाने का ज्ञान आपको एरोप्लेन उड़ाने में काम नहीं आ रहा है, मतलब जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। एक होता है पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप कार चला सकते हैं तो आप ट्रक भी चला सकते हैं थोड़ी मेहनत के बाद। तो यह हुआ आपका पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। और कई बार क्या होता है, एक नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होती है। मतलब कि आप कुछ ऐसा सीख लेते हैं जिससे कि आपने जो पहले सीखा है आप वो भी भूल जाते हैं या उसको भूलना पड़ता है। उदाहरण के लिए जैसे कि कोई गलत आदत सीख लेते हैं आप, तो आप क्या करते हैं, धीरे धीरे जो आपकी अच्छी आदतें थी वो भी आप भूल जाते हैं। तो ये क्या हुआ, नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। मैं उदाहरण बहुत ही साधारण सा दे रहा हूँ, आप अच्छे उदाहरण ले लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। सामाजिक अधिगम के संदर्भ में तदात्मीकरण क्या है, व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन इन रेफरेंस टू सोशल लर्निंग। देखिए, सोशल लर्निंग का मतलब समाज के नियम, मूल्य, उनके आदर्श, इनको जब हम सीखते हैं, उनको अपनाते हैं, अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करते हैं, या फिर उनकी मदद से जब हम अपना व्यवहार संचालन करते हैं, तो ये हमारी पहचान बनाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, जब हम अच्छी चीज़ें सीखकर दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं हमारा व्यक्तित्व निखरता है। लोग हमको पहचानते हैं और कहते हैं कि ये एक अच्छा व्यक्ति है। इसी के विपरीत जब हमारा खराब व्यवहार होता है तो लोग कहते हैं ये बुरा व्यक्ति है। तो इस तरह से जब हम सोशल लर्निंग करते हैं, सोशल लर्निंग के माध्यम से कहीं ना कहीं हमारी पहचान बनती है, और यही होता है आइडेंटिफिकेशन इन रेफरेंस टू सोशल लर्निंग। इसको डिटेल में मैं आपको शाम को एक वीडियो में बता दूँगा। आगे बढ़ेंगे। क्रिएटिविटी, सृजनशीलता को परिभाषित। देखिए, क्रिएटिविटी का मतलब होता है ऐसा कुछ भी जिससे कि आप
कुछ नया करते हैं या वर्तमान में जो चीज़ उपलब्ध है उसको कुछ इस रूप से करते हैं कि जो स्वरूप वर्तमान में आपके सामने उपलब्ध है वो कुछ नया दिखने लगे और ज़्यादा उपयोगी हो जाए, कम खर्चीला हो जाए, ज़्यादा उन्नत हो जाए, उसकी वैल्यू और बढ़ जाए। तो वो होता है आपका सृजनशीलता, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब कम संसाधनों में भी कुछ उपयोगी बना देना, कम संसाधनों में कुछ मूल्यवान बना देना, कम संसाधनों में कुछ ऐसा बना देना जो कि आमतौर पे संभव नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, क्रिएटिविटी। तो कुछ भी नया डेवलप करने के लिए, सोशली साइंटिफिकली ग्रो करने के लिए क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों के अंदर क्रिएटिविटी होती है वो लोग लाइफ में ज़्यादातर सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि वो अलग अलग समस्याओं के समाधान के लिए अपने क्रिएटिव आइडियाज़, क्रिएटिविटी का उपयोग करके उनके दूर करते हैं। ऐसी समस्याओं की स्थिति में अपने आप को सफल होने में मदद कर पाते हैं। एप्टीट्यूड क्या है, अभिक्षमता। एप्टीट्यूड का मतलब होता है किसी एक विषय या किसी गुण या किसी कौशल के प्रति आपका जन्मजात एक आप बोल सकते हैं कि वो कौशल आपके अंदर होना। जैसे कि कुछ लोग होते हैं बचपन से बहुत अच्छा म्यूज़िक सीख लेते हैं, बहुत अच्छा गाना गाते हैं, कोई अच्छा ड्राइविंग कर लेता है, कोई बचपन से बहुत तेज दौड़ रहा है या बचपन से ही कुछ ऐसा कर रहा है जो कि आमतौर पे साधारण बच्चे नहीं कर पा रहे। जैसे कि आपने देखा क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत अच्छा आपका खेलते हैं, बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में है, बहुत अच्छी गाना गाते हैं। तो इस तरह के जो गुण होते हैं एप्टीट्यूड, जिनको कि आपने कोई ट्रेनिंग के माध्यम से, कोई स्कूलिंग के माध्यम से या किसी सीनियर के माध्यम से, किसी बड़े के गाइडेंस में नहीं सीखा, वो सारी चीज़ें आपकी क्या कहलाती हैं, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड आपको चीज़ों को सीखने में मदद करता है। आप एप्टीट्यूड अगर आपका है किसी विषय के प्रति, किसी चीज़ के प्रति, तो आप उस क्षेत्र में ज़्यादा सफल होने के आपके चांसेस होते हैं। ये मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में आपका बताया हुआ है। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ स्लो लर्नर, ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया हुआ, तो देखिएगा। डिसलेक्सिया क्या है भाई, पढ़ाई करते वक्त छात्रों को आमतौर पर बहुत बार ऐसी समस्या होती है कि वो अक्षरों को उल्टा पुल्टा देखते हैं, उनको अक्षरों को ठीक से पढ़ने में दिक्कत होती है, वो अक्षरों को आपस में मिलाकर पढ़ नहीं पाते, या अक्षरों का उनको ज्ञान जो है बहुत ही धीमी तरीके से था। ये एक प्रकार से मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति जो है पढ़ने लिखने की क्षमता में कमज़ोर होता है, वो चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पाता, ठीक से समझ के लिख नहीं पाता, उसको अक्षर भी उलट पुलट दिखते हैं, जैसे कि MW के समान B उल्टा दिखता है, 9 को 6, 6 को 9, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उसको होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में कही हैं, प्लीज़ देखिएगा। सिमेंटिक्स क्या है, शब्दार्थ विज्ञान क्या है, ये सारी चीज़ें। डिफ्रेंशिएट बिटवीन असिमिलेशन एंड एक्यूमुलेशन, ये देखिएगा। आत्मसातकरण और समष्टिकरण में अंतर क्या है। राइट डाउन द डिफरेंट पियाजे डेवलपमेंट, ये मतलब पियाजे के जो अलग अलग सिद्धांत हैं वो आपको बताने हैं कि पियाजे ने क्या क्या बातें मुख्य रूप से बताएं। थिंकिंग क्या है, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है, व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ, ये सब क्वेश्चन दोस्तों जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। फॉरगेटिंग क्या है, विस्मृति क्या है, सब किया है मैंने। मेमोरी क्या है, ये सब क्वेश्चन आपको जो है मिल जाएंगे। एक मैं क्वेश्चन आपको कर देता हूँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई कल्चरल कैपिटल। जी हाँ दोस्तों, कल्चरल कैपिटल एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको समझना पड़ेगा। कल्चरल कैपिटल का मतलब होता है कि जो चीज़ें हम अपने समाज में, अपने आसपास से युगों युगों से, अपने माता पिता से, अपने समाज से, वो मूल्य हो सकते हैं, वो रीति रिवाज हो सकते हैं, वो धार्मिक मान्यताएं हो सकती हैं, हमारे जीवन जीने का तरीका हो सकता है, वो सारी चीज़ें जो कि हमें हमारे समाज से, हमारी संस्कृति के माध्यम से, हमारे लोगों के माध्यम से हमने सीखा है आज तक, इसे हम सांस्कृतिक पूंजी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारांश में ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी और सेक्शन सी को डिस्कस करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे किए हैं, आप देख लीजिए सेक्शन बी और सेक्शन सी को भी, ताकि आपको क्वेश्चन तो समझ में आ जाए। आप तब तक आप इनको तैयार रखिएगा, जो मैं बताऊँगा तो सीखने में भी थोड़ी आसानी रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो प्लीज़ इनको जरूर कवर कर लीजिएगा। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें से आपके 90 मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे। तो प्लीज़ इसको चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।